जयपाल सिंह यानी रिचा के पिता दिल्ली पुलिस में एक सीनियर इंस्पेक्टर थे और ये बात तो सब जानते ही हैं कि दिल्ली पुलिस देश की सबसे बेहतर पुलिस में से एक मानी जाती है। शायद आत्महत्या के इस मामले में कुछ ऐसा था जो छिपाने जैसा था और शायद किसी को इस बात का डर भी था कि अगर जयपाल सिंह अपने 32 साल के पुलिसिया तजुर्बे के दम पर आगे बढ़ा तो कुछ ऐसा जान जाएगा जो उसे नहीं जानना चाहिए। क्या था वो राज? रिचा की मौत परिवार पर किसी मुसीबत की तरह आई थी। पूरा परिवार सदमे में चला गया। लाख सोचने के बाद भी किसी के हाथ रिचा की आत्महत्या का कोई सिरा नहीं लग रहा था। आखिर कोई तो वजह होगी इसकी, मगर परिवार तो कहता था कि वो हर तरह से खुश थी। अब बिना किसी परेशानी के कोई क्यों जान से हाथ धोएगा? यही सवाल सबको उलझाए हुए था। किसी चीज की भाई कमी नहीं छोड़ते थे। ऐसी बच्चा कभी सोच ही नहीं सकता किसी के बारे में कि वो मैं सुसाइड करूं। कभी खुशी में कोई सोचता है कि मैं सुसाइड करूं। मेरी बेटी तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती मैं सुसाइड करूं। हो सकता है उसे हॉस्टल या फिर कॉलेज में कोई परेशानी हो, फिर यह भी हो सकता है कि किसी लड़के का कोई चक्कर हो। लेकिन दरियाफ्त करने पर ये सारी बातें कोरी ख्यालबाजी ही साबित हुई। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई कुछ था ही नहीं उसके साइड में। आराम से जैसे ही बच्चे रहते हैं, धीरे धीरे करके बात करना, अपना क्लासेस अटेंड करना, प्रैक्टिकल में जाना, जो काम हर करता है यहाँ पे हॉस्टल में रह के, खाना खाना, मूवीज़ भी देखी, हिंदी मूवीज़ देखते थे ये लोग। ऐसा कुछ नहीं था कि डिप्रेशन उसका लग रहा हो। डिप्रेशन फेस तो बिल्कुल नहीं था उसमें। बहुत जॉयफुल, बहुत चीयरफुल थी वो तो। रिचा दो भाइयों की अकेली बहन थी और छोटी होने के नाते दोनों ही भाई उसे बहुत प्यार भी करते थे। तीनों में इतना गहरा प्यार था कि कोई बात किसी से छिपाई नहीं जाती थी। आज भी ये भाई अपनी मरी हुई बहन की तस्वीरें पूरी पूरी रात देखते हैं। तो आखिर क्यों रिचा ने अपनी परेशानी अपने भाइयों को नहीं बताई? वो तो बहुत खुश थी और वो तो घर का एक वो हिस्सा था कि उससे जो मांग लिया उसे उस टाइम मिल गया, तो उसका तो बनता ही नहीं कि वो किसी चीज़ के लिए बोले या फिर, और अपसेट किसी टाइप से वो लगी नहीं। ना उसने कुछ ऐसा बोला कि मेरे साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ना कुछ है, कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे हमें कुछ भी ऐसा लगे कि कोई वो उसको सुसाइड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। या फिर शायद जैसा कि परिवार कह रहा है वो परेशान थी ही नहीं। आखिर हादसे के 2 दिन बाद तो रिचा की मां उससे मिलने वनस्थली आ ही रही थी और मौत से 2 दिन पहले ही उसकी अपनी बेटी से लंबी बातचीत भी हुई थी। तो उसने बताया कि मैंने लैंग्वेज में टॉप कर लिया है और गणेश जी को मेरा नारियल चढ़ा देना। मैंने कहा बेटा भादों की गणेश चतुर्थी आएगी सबसे बड़ी, उसमें मैं नारियल चढ़ा दूंगी। ट्यूसडे मेरी बात हुई है कि मामा सामान कलेक्ट हो गया, आप ये ले आना, वो ले आना। सारा सामान उसने गिनवाया, गूंद के लड्डू बना लिए क्या। यानी उसके करीबियों को ऐसा लगता था कि रिचा के पास मरने की कोई वजह नहीं थी। लेकिन परिवार के मुताबिक एक और शख्स ऐसा था जिसमें रिचा की जान बसती थी। वो थी उसकी दोस्त और रूममेट गरिमा। गरिमा और रिचा दोनों में बहनों जैसा प्यार था और वो जयपाल के परिवार को ही अपना परिवार समझती थी। गरिमा और रिचा के रिश्ते किसी से छुपे नहीं थे, वो काफी करीब थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि रिचा की मौत के बाद गरिमा के बयान बदल गए? शायद ट्यूसडे की ही बात है कि उसके भाई का फोन आया। उसके भाई से सेल वाला कैमरा देने वाले थे। तब उस भाई ने एकदम से कहा कि मैं वो नहीं दे पाऊंगा। उसने पूछा क्यों, तो पता चला कि उसके पापा ने मना किया है। उसने पूछा क्यों मना किया, बोलते सर मैं कुछ नहीं जानता। तो उसने कहा कि मैं कुछ भी कर लूं अपने घर वालों के लिए, लेकिन वो मुझे विश्वास नहीं कर सकते। जिस घर से गरिमा को बेटी जैसा प्यार मिला, उस घर के बारे में गरिमा ऐसा क्यों बोल रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि गरिमा किसी के दबाव में थी? या फिर हो सकता है कि वो खुद उसी दहशत से 2-4 हो रही हो जिसे बताना जान गंवाने जैसा है। अभी सब अधेड़-बुन में ही थे कि अचानक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने धमाका कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि रिचा की मौत दम घुटने से हुई है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि मौत की वजह साफ साफ फांसी न बताकर दम घुटना बताया गया था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऋचा के जिस्म पर कुछ जख्मों के निशानात भी पाए गए थे। यही वो वक्त था जब जयपाल को मामले से गड़बड़ी की बू आने लगी। अब उसने अपने स्तर पर मामले की तहकीकात शुरू कर दी। अब जयपाल सिंह के सामने दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण केस था, उसकी बेटी का केस। और उस पर मुसीबत यह कि उसे दूसरे राज्य में सरकारी स्तर पर तफ्तीश का भी अधिकार नहीं था। यानी अब उसे एक ऐसी जंग के लिए तैयार होना था जिसमें उसके दोनों हाथ बंधे रहने हैं। आखिरकार उसने भिड़ने का फैसला किया और सचमुच किसी ने ठीक कहा है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अब जयपाल को अपनी निजी जांच की शुरुआत वहीं से करनी थी जहां उसकी बेटी ने आखिरी सांसें ली। जयपाल ने वनस्थली प्रशासन की मदद से कमरे की जांच करनी चाहिए, तो प्रशासन ने पहले की तरह ही ठंडा रवैया अपनाया। जी हां, वनस्थली के हॉस्टल का वो कमरा जिसमें ऋचा अपनी सहेली गरिमा के साथ रहती थी। जो एक हैरानी की बात इंस्पेक्टर जयपाल को वनस्थली से पता चल सकी, वो थी वारदात के बाद से गरिमा का गायब होना। अब तो लड़की को पता लग गया कि वो लड़की वहां से शायद कहीं अंडरग्राउंड कर दी, क्योंकि वही लड़की उसका कलू है, मेन कलू है। वो उसका राज खोल सकती है, सच्चाई बता सकती है। उसको थोड़ा पुलिस टॉर्चर करे या जिस ढंग से उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। उसकी हॉस्टल वार्डन, वहाँ का चौकीदार और उसकी रूममेट, इन सब को अगर वाकई में पुलिस ने थोड़ी सख्ताई से पेश आए तो 100% मर्डर केस खुल सकता है। इसी बीच जयपाल सिंह के हाथ मौकाए वारदात की तस्वीरें लग गईं। ये तस्वीरें मौत के फौरन बाद की हैं। कहते हैं कि तस्वीरें भी बोलती हैं। ये बात एक बार फिर साबित हुई। ये सभी तस्वीरें बोल रही थीं। जी हां, ये तस्वीरें एक के बाद एक सवाल पैदा करने लगीं। सवाल भी ऐसे संगीन कि जवाब जाहिर तौर पर जरूरी हो गया। मसलन इन तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि फंदे का दबाव कहीं भी ऋचा के गले पर नहीं पड़ रहा था। ऋचा का एक पैर अगर जमीन को छू रहा था तो दूसरा पैर बिस्तर पर था। ऐसे में कोई भी मर कैसे सकता था? अगर उसने बिस्तर पर चढ़कर फांसी लगाई तो चादर पर सिलवटें क्यों नहीं थीं? फिर जिस मफलर और दुपट्टे का इस्तेमाल फांसी लगाने के लिए किया गया वो ऋचा के नहीं थे। इतना ही नहीं, फंदे में गांठ तक नहीं लगी हुई थी, यानी दुपट्टा सिर्फ उसके गले से बल खाते हुए उसके सीधे हाथ में था। अब ऐसे में किसी का दम कैसे घुट सकता है? इसके अलावा ऋचा के कानों और गले से सोने के जेवरात भी गायब थे। शायद गहनों को सिर्फ ये साबित करने के लिए चुराया गया कि मामला लूटपाट का भी हो सकता है, लेकिन वनस्थली कैंपस में बाहर का कोई भी शख्स चाहकर भी दाखिल नहीं हो सकता। इस बात पर यकीन नहीं करने की दूसरी वजह यह भी है कि कातिल कत्ल के वक्त भीड़ में ही मौजूद था, पुलिस के होते हुए और ठीक ऋचा के कमरे में। यकीन मानिए, इस बात को कहने के लिए हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। अब देखिए ये तस्वीर। इस तस्वीर में ऋचा की लाश की उंगली में एक अंगूठी है। ये अंगूठी हाल ही में ऋचा के परिवार ने उसे तोहफे के तौर पर दी थी। और अब देखिए ये दूसरी तस्वीर जो पुलिस की मौजूदगी में खींची गई। इसमें सिर्फ अंगूठी का निशान है, अंगूठी गायब है। जाहिर है इन सबूतों ने जहां राजस्थान पुलिस के मुंह पर कालिख पोत दी, वहीं खासो आम का ध्यान भी मामले की तरफ खींच लिया। जिस खाट पर उसके पैर टिके हुए हैं और जिस ढंग से खाट बिल्कुल साफ सुथरा और उसका जो चादर है उसमें किसी प्रकार का सल नहीं, तो इसके कारण से उस चित्र को देख करके तो ये लगता है कि कोई न कोई इसमें हो सकता है कि कोई चीज इसमें से निकले। चारों तरफ से बढ़ता यह दबाव राजस्थान पुलिस को मजबूर कर रहा था कि अब मामले को आत्महत्या से बदलकर हत्या की धाराओं में दर्ज कर दिया जाए, और अनमने ही सही किया भी यही गया। जयपाल सिंह जानता था कि जब तक ऊपर से डंडा ना चले महकमे में कोई काम नहीं होता। जयपाल अपनी बेटी की तस्वीरों को लेकर राजस्थान पुलिस के आला अधिकारियों से मिला और इसके बाद सरकारी कागजों में यह मामला कत्ल का बन गया, एक ऐसे अनजान शख्स के खिलाफ जो कातिल है। अभी ऐसी बहुत सी चौंकाने वाली बातें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं, बताएंगे, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। और इस बीच आप सोच सकते हैं कि कातिल कौन हो सकता है। बहरहाल देखते रहिए हत्यारा कौन।